सब लोग कहते हैं कि एटमोसफियर नहीं मिलता स्पीकिंग का, कैसे मतलब कि स्पीकिंग करें, हमारे आसपास तो कोई ऐसा है ही नहीं कि जो स्पीकिंग करता हो इंग्लिश में, हम कैसे इंग्लिश इंप्रूव करें। रीडिंग तो सबसे हार्ड माना जाता है और मुझे भी हार्ड लगा है रीडिंग। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ है अरमान। अरमान ने एग्ज़ाम दी है आइल्स की। तो आज पूछेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम और प्रैक्टिस किस तरीके से की है। तो आप भी अगर आइल्स करना चाहते हैं तो आप भी इन बातों को ध्यान में रखें और आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जान पाएँ कि कैसे आइल्स की प्रैक्टिस होती है और आपको बहुत ज़्यादा इसमें जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कैसे आपने आइल्स दी? पहले तो सब लोग जानते होंगे कि आइल्स में 4 मॉड्यूल होते हैं। स्पीकिंग होता है, लिसनिंग होता है, राइटिंग होता है और रीडिंग होता है। उसमें से सबसे इजी 2 मॉड्यूल है स्पीकिंग और लिसनिंग। अगर आपको अपना बैंड स्कोर बढ़ाना है तो इस 2 मॉड्यूल पे ज़्यादा वर्क कीजिए, तो आप इजीली अपना बैंड स्कोर बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी स्पीकिंग में। स्पीकिंग में आप काफ़ी जगह पर मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि कोई भी सेंटेंस बोले तो हम ऑब्वियसली हम मिस्टेक करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सपोर्टिंग मेन वर्ब और सपोर्टिंग वर्ब में मिस्टेक होती है। मैंने जब एग्ज़ाम दी, मैंने जब मेरी अभी 15 दिन हुए मेरे एग्ज़ाम को, लेकिन मैंने जो एग्ज़ाम दी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मैं जब स्पीकिंग के लिए गया एग्ज़ाम के लिए, मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि मैं पहली बार इंटरव्यू फेस कर रहा था। और वहाँ पर हमको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हमें स्पीड में नहीं बोलना, हमें सिर्फ एक ही फ्लो में बोलना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन, अगर मान लो कि कोई सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जो हमें आता है, तो हम उसका क्या करते हैं, हम एकदम स्पीड में उसको आंसर देते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन मतलब कि जो भी मतलब एकदम सिंपल एकदम स्पीड में जो आंसर देते हैं, तो और दूसरा क्वेश्चन हमारी स्पीड घट जाती है। तो उसके पीछे रीज़न होता है कि हमने पहला जो आंसर है वो हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो एग्जामिनर को लगता है कि जो स्पीड में आंसर दिया है वो हमने क्रैम किया हुआ है। तो उसी वजह से हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें जो भी आंसर देते हैं वो हमें एक ही स्पीड में बने, तब तक हम एकदम सिंपल आराम से धीरे धीरे बोलना है। जो हम धीरे धीरे बोलेंगे तो हमें ये भी ध्यान रहेगा कि हम कहाँ पर मिस्टेक करते हैं, कहाँ पर मिस्टेक नहीं करना, वो सब हमें हमें याद रहेगा। हम अपने फुल एक्यूरेसी के साथ हम आंसर दे पाएंगे। और क्यू कार्ड है, क्यू कार्ड में तो हमें हमारा एक्सपीरियंस ही शेयर करना है, कुछ होता नहीं है। एक्सपीरियंस हमें शेयर करना है, एक्सपीरियंस सिर्फ इंग्लिश में शेयर करना है, तो सबसे ज़्यादा यही करना है कि हमें प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग की। सब लोग कहते हैं कि एटमोसफियर नहीं मिलता स्पीकिंग का, कैसे मतलब कि स्पीकिंग करें, हमारे आसपास तो कोई ऐसा है ही नहीं कि जो स्पीकिंग करता हो इंग्लिश में, हम कैसे इंग्लिश इंप्रूव करें। मेरे पास भी कोई नहीं था। इवन कि मेरा भाई वो टीचर है, लेकिन उसको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, वो भी मतलब कि इंग्लिश में बोल नहीं पा रहा। मेरे आसपास कोई ऐसा एटमोसफियर नहीं था, तो मैंने सिर्फ क्या किया, तो मैं अपना स्पीकिंग करता था, रिकॉर्ड करता था और उसको सुनता था। तो उसके हिसाब से क्या मुझे पता चला कि वहाँ पर मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं फिर रिपीट करता था। जब तक मेरा सेंटेंस परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक मैं एक ही सेंटेंस 3 से 4 बार बोलता था, जब तक मुझे लगे कि ये सही है, अब यहाँ पर मिस्टेक्स नहीं होगी। तो मैं रोज़ एक ही सेंटेंस रोज़ का रोज़ बोलता था ताकि मेरी मिस्टेक्स ना हो। तो ऊपर वाले के हिसाब से अभी तो अच्छा है, मिस्टेक्स ज़्यादा होती नहीं है। तो ये था स्पीकिंग। तो लिसनिंग अगर इम्प्रूव करना है तो सबसे ज़्यादा हमको वीडियो देखनी है, ब्रिटिश एक्सेंट या अमेरिकन एक्सेंट। BBC ब्रॉडकास्ट आती है, वो अगर हम सुनेंगे तो इंग्लिश का लिसनिंग में ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने भी सुनी थी। और अगर उससे भी ज़्यादा हमको मतलब कि काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं इंग्लिश के वीडियो देख के, तो हमें क्या करना है, जो हम इंटरेस्टेड है, जो जिसमें भी हम इंटरेस्टेड है उनकी वीडियो देखनी है इंग्लिश में, वो भी। तो हम अगर देखते हैं तो उसमें मतलब मज़ा भी आएगा, हमको इंटरेस्ट भी पड़ेगा और हम इंग्लिश भी सीखेंगे, तो उससे लिसनिंग का इम्प्रूव हो सकता है। राइटिंग में हमें सबसे ज़्यादा यही राइटिंग का 2 मॉड्यूल होते हैं, राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2। राइटिंग टास्क 1 का वेटेज थोड़ा कम होता है राइटिंग टास्क 2 के हिसाब से, लेकिन हमें दोनों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। राइटिंग 1 घंटा होता है, सबको पता है कि 1 घंटा होता है दोनों टास्क पूरे करने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना राइटिंग टास्क 1 को 15 से या 20 मिनट के बीच में ख़त्म कर लीजिए, ताकि हमको राइटिंग टास्क 2 के लिए 40 मिनट बचे। और 40 मिनट में हम 10 मिनट हमको प्लान बनाना है, मतलब 10 मिनट्स अगर प्लान बनाना है तो अगर बेटर है, अगर प्लान बना के हम काम करेंगे तो मतलब कि यहाँ पर पॉइंट लिख दिए कि कौन से पॉइंट
इसमें लिखने हैं, पॉजिटिव में लिखने हैं, कौन से पॉइंट नेगेटिव में लिखने हैं। तो राइटिंग टास्क 2 में प्लान के हिसाब से चलेंगे तो हम मतलब कि एकदम इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। मैंने राइटिंग टास्क 1 और 2 50 मिनट में कंप्लीट किया था, और 10 बाकी की जो 10 मिनट थी उसमें मैंने सिर्फ यही चेक किया था कि मैंने कहाँ पर प्रॉब्लम की है, कहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की है। तो वो ज़्यादा मतलब बेहतर रहता है कि हम कंप्लीट कर लें और फिर चेक करें कि कहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, क्योंकि हम लिखते वक्त तो हमें इतना ज़्यादा अगर हैबिट नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने मिस्टेक्स की है या नहीं। तो अगर कंप्लीट करके फिर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा। मैंने भी देखा था तो मुझे भी 2-3 मिस्टेक्स मिली थी, क्योंकि मैं तो रोज़ राइटिंग टास्क लिखता हूँ, राइटिंग टास्क 1 भी और राइटिंग टास्क 2 भी, और उससे भी ज़्यादा मैं स्टोरियाँ भी लिखता हूँ खुद की बना के। तो वो क्या सब इंग्लिश में लिखता हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश इंप्रूव करना है। तो उसके हिसाब से मैंने 50 मिनट में कंप्लीट कर लिया था। कुछ टॉपिक कॉमन है राइटिंग के, मतलब मान लो कि एनवायरनमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, सोशल मतलब के सोशल टॉपिक हो गया, कोई भी है, क्राइम हो गया। तो ये सब टॉपिक मतलब कि नॉर्मल है, उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आइडिया के लिए तो हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, और जितना ज़्यादा नॉलेज उतना ज़्यादा आइडिया आपके अच्छे होंगे। तो ये था राइटिंग में सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी। और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमें एडवांस वोकैबुलरी का यूज़ करना है, लेकिन एडवांस वोकैबुलरी भी यूज़ करिए लेकिन कम करिए, या फिर इतनी ज़्यादा भी नहीं करिए कि फिर एडवांस वोकैबुलरी ही दिखे। और कुछ लोग एडवांस वोकैबुलरी यूज़ भी करते हैं और उनका जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन है उसमें काफ़ी मिस्टेक्स होती है, आई एम प्ले क्रिकेट हो जाता है, जैसे कि ये सब मिस्टेक्स होती है। तो वो फिर कुछ काम का नहीं एडवांस वोकैबुलरी यूज़ करना, उससे ज़्यादा हमें फोकस करना है हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे। और रीडिंग तो सबसे हार्ड माना जाता है, और मुझे भी हार्ड लगा है रीडिंग। मैंने 60 मिनट में 3 पैसेज कंप्लीट करने के होते हैं, लेकिन मैंने 2 पैसेज ही कंप्लीट किए थे। सबसे अच्छा अगर आप 6 बैंड लाना चाहते हैं रीडिंग में, तो मेरा मानना तो यही है कि कोई भी 2 पैसेज लीजिए, 2 पैसेज को, और बने तब तक 50 मिनट में 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। 50 मिनट में 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, और उसमें आपको श्योर होना चाहिए कि मतलब ये 30 में से आपको 23 तो आने ही आने हैं, मतलब कि 23 तो लाने ही है, और इतना श्योर होना चाहिए कि आपको 23 आएंगे ही। तो क्या वो बाकी के 10 बचे, उसमें अगर आपने ऐसे ही आंसर लिख दिए तो उसमें आपको ज़्यादा मतलब के चांसेस है कि आपके बैंड 6.5 हो जाएंगे। तो मैंने भी यही किया था, और मेरे को लगता है कि मेरे 6 बैंड तो थे ही। और कुछ लोग कहते हैं कि पहला जो भी पैसेज होता है वो एकदम ईजी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार पहला पैसेज वो सबसे हार्ड होता है। जैसे कि कैम्ब्रिज 6 है, तो कैम्ब्रिज 6 में टेस्ट नंबर 4 उसका जो पहला पैसेज है वो सबसे हार्ड है बाकी के दो पैसेज के मुताबिक। तो हमें ये नहीं मानना कि पहला पैसेज है तो मतलब कि वो सबसे सिंपल होगा। हमें यही फाइंड करना है कि आपको किस में इंटरेस्ट है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो पैसेज पहले लीजिए, क्योंकि जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, जो टॉपिक में आपको इंटरेस्ट होगा, उसमें आपके आंसर सच पढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। मान लो कि कोई एनवायरनमेंट है, कोई स्पोर्ट्स का टॉपिक आ गया और आपको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो आपके चांसेस हो गए कि 13 में से मिनिमम 10 तो आ ही जाएंगे। मतलब कि अगर आपका रीडिंग अच्छा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, पैराफ्रेजिंग अच्छी है, और आपको मतलब कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट भी है, तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आंसर अच्छे लाने के। और अगर किसी ने पहली बार शुरू किया है अभी रीडिंग IELTS, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि रीडिंग पे फोकस दीजिए। पहले ये कीजिए कि रीडिंग जो भी है उसका आंसर मत फाइंड कीजिए, डायरेक्ट टिप्स एंड टेक्निक्स पे ना जाइए। पहले हमें पैराग्राफ पढ़ना है, उसको समझना है कैसे, मतलब कि वो पैराग्राफ दिया हुआ कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन है, मतलब क्या है, सब कुछ पढ़ना है हमको, सब कुछ अंडरस्टैंड करना है कैसा है। उसके बाद अगर आप 1 मंथ तक अगर आपने किया ये सब रीडिंग में, तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, और आपको इजीली आप 6 बैंड तो इजीली आप ला पाएंगे अगर ऐसा किया तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। अभी भी मास्टर बनना है, इंग्लिश मुझे अच्छी करनी है, क्योंकि मैं जब भी किसी इंसान को देखता हूँ इंग्लिश बोलते हुए, मतलब कि वो मतलब कि खतरनाक इंग्लिश बोलता है, तो मेरे को भी लगता है कि कब मैं बोल पाऊँगा ऐसा।
तो उसी वजह से मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि मेरे को भी ऐसी बोलनी है इंग्लिश, तो बस यही करता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।